हेलो गाइस, वेलकम टू TI अकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं इस लेक्चर। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स होते हैं जो हमें बताते हैं लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताते हैं एटम के अंदर, और ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल को तो पता चल सकता है, पर एक वेव की जो पार्टिकल है, वो जो वेव के अंदर पार्टिकल है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है वो हमें बताते हैं हमारे क्वांटम नंबर्स। ये 4 तरह के होते हैं, N, L, M, S। ठीक है, 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। डिफरेंट शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन बताते हैं हमें, क्योंकि डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं, डिफरेंट साइज में पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव है, तो ऑर्बिटल जो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन माना जाता है कि रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिटल जो है वो 3D डायमेंशनल स्पेस है एक, जिसमें हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की सबसे ज्यादा होती है। तो आपसे कोई पूछे ऑर्बिटल क्या होते हैं, तो एक 3D डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला क्वांटम नंबर देख लेते हैं, वो है N क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये पहला क्वांटम नंबर है। इसमें क्या बताता है, हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ऑर्बिटल का साइज बताता है, दूसरा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, तो देखिए जैसे N1 है, N2 है, N3 है, N इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो KLMN होती है जो जैसे जैसे हमारा N बढ़ता जा रहा है, हमारा जो साइज है एटम का वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। ये चीज हमें बता रहा है कि ऑर्बिटल जो है उसका साइज इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि पहले 1 होगी, फिर उसके बाद 2 होगी, फिर 3 होगी, तो इस तरह से साइज बढ़ता जाएगा। तो ये बताता है हमें N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम देख लेते हैं L। देखिए हमारा L एजीमुथल एंगुलर क्वांटम नंबर, ये क्या करता है, ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, और हमें बताता है सबसेल कितनी है एक शेल के अंदर। ठीक है, एक शेल के अंदर भी सबसेल होती है, तो कितनी सबसेल है, कैसे होती है सबसेल, वो हमें बताता है एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं L। ठीक है, हमें ये शेप भी बताता है। तो शेप किस तरह से बताता है, अगर हमारा L 0 है तो हमारा उसका नेम तो होगा S, ये लिखा नेम, ये लिखी L अगर इतना है तो उसकी शेप क्या होगी, उसका नेम क्या होगा। L 0 है तो शेप होगी स्फेरिकल, बिल्कुल गोल बॉल की तरह, और नेम होगा उसका S। L1 है तो होगी डंबल की तरह, दोनों तरफ से गोल गोल। ठीक है, और नेम होगा P। और डबल डंबल होगी तो होगा L2 और नेम होगा D। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होगी, बिल्कुल समझने वाले नायक ना होगी तो L होगा 3 और नेम होगा F। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी है कि शेप कैसी होगी और उसकी L जितना होगा उसका नेम क्या होगा और उसकी शेप क्या होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कि सबसेल के बारे में क्या बात करते हैं। सबसेल क्या होती है, N होती है, L होती है। L के सबसेल के अंदर भी सबसेल होती है, तो सबसेल के बारे में भी हमें L बताता है। देखिए जैसे हमारा N1 है, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है 1, तो उस केस में हमारा उस टाइम पे हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा 0, और उसमें सबसेल होगी 1। ऐसे अगर हमारा 2 तो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा 0 और 1 2 होंगे, इस तरह से 0 1 बढ़ते जाएंगे। और उससे देखिए यहाँ से हर बार 0 से शुरू हो रहा है, 4 तक बढ़ गए, तो 0 1 2 3 अगर N5 होता तो 0 1 2 3 4। ठीक है, तो उससे कम तक, लेकिन 0 से लेके वहां तक के सारे नंबर। तो यहाँ पे हम शेल के नाम लिखते हैं 4S 4P 4D 4F। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है तो 0 के सामने है S, तो यहाँ पे लिखा 1S। ठीक है, क्योंकि N है 1, यहाँ पे N के आगे लिखा है 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है 0 और 1, 0 पे क्या है S, यहाँ पे क्या लिखा है 2S, और यहाँ पे ये 2 है, ये 2 है, इसलिए यहाँ पे दोनों 2 के हैं। यहाँ पे 1 है, 1 का क्या है P, तो 2S 2P। ठीक है, यहाँ पे 3 देखिए, 3 का क्या है 0 1 2, 0 पे क्या है S, यहाँ पे 3S, 4 का देखिए 0 1 2 3, तो यहाँ पे सारे 4 के हैं, क्योंकि 4S 4P 4D 4F। आगे वाली यहाँ N का नंबर लग जाता है उसमें, और L के जितने भी उनके नेम होते हैं वो लिख देते हैं, तो सबसेल इस तरह से निकल जाते हैं 1S 2S 2P 3S 3P 4D और 4S 4P 4D 4F। ठीक है, और ये आप ये याद रखिए, जो L है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा N-1 के। ठीक है, L की आपको ये हमेशा याद रखना है कि L जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल होगा, और L जो है वो N-1 से हमेशा छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। और आप एक बात तो याद रखिए, नंबर ऑफ सबसेल जो होती है किसी भी शेल के अंदर वो उतनी ही होते हैं जितने की नंबर ऑफ शेल होती है। देखिए जैसे यहाँ पे जो है नंबर ऑफ सबसेल्स है वो कितनी है, जितनी है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स है 2, तो यहाँ पे सबसेल्स भी 2 है। नंबर ऑफ सेल्स है 3, तो सबसेल्स भी कितनी है 3। नंबर ऑफ सेल्स है 4, तो सबसेल्स भी कितनी है 4। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ सेल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबसेल। इसका आप एक चीज और याद रखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब जो उसमें ऑर्बिट कर रहा है, अपने ऑर्बिटल में ऑर्बिट कर रहा है, उसमें जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, उसका फॉर्मूला ये रहा H/2π
√L+1 हम बताने वाले हैं m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताया है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं एक सब शेल में या एक शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। ठीक है, m जो है वो लाई करता है -L से लेके +L तक। मान लीजिए n1 है तो L हमारा 0 होगा। ठीक है, ये आप सभी को पता है, NL का तो आपको पता ही है। n1 है तो L 0 होगा। 0 वाले L क्या होता है S, उसका नाम हमने साथ में लिखा है। अगर n1 है L 0 है तो m भी 0 होगा। ठीक है, ये जो m है सीधा डिपेंड करता है L पे और L जो है वो सीधा डिपेंड करता है n पे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है n। ठीक है, तो देखिए L 0 है तो m भी 0 होगा। m 0 है तो 0 पे एक ही सबसेल बनती है, वो बनती है 1s। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, एक ही सबसेल बनती है 1s पर। ये ऑर्बिटल में जो हमारी सबसेल बनती है वो हम ऐसे बॉक्स में दिखाते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाते हैं। तो एक ही बन रही है जो है 1s। ठीक है, ठीक। और दूसरा है अगर हमने n रखा 2, n है हमारा 2 मतलब शेल नंबर हमारा 2 है, मतलब दूसरी शेल में बात कर रहे हैं तो उसमें 2 सबसेल होंगी 0 और 1 जिनका नाम होगा s और p। ठीक है, उसी में हमारी सबसेल होंगी, उसी में हमारे ऑर्बिटल्स के अंदर सबसेल होंगे कि जिनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक होगी 2s 0 वाली होगी तो 0 होगी, पर यहाँ पे n है ना, n पे डिपेंड कर रही है वो 2s, उसके नंबर आगे वही लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 0 था पर यहाँ पे था 1s क्योंकि वो n शेल नंबर था 1, यहाँ पे शेल नंबर है 2 तो यहाँ पे भी 0 में रहेगी तो एक ही सबसेल वो बन जाएगी 2s। ठीक है, हम देख लेते हैं p वाले केस में n कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया था -L से लेकर +L तक सारे, बीच में 0 भी आ जाता है। तो L क्या है 1 तो इसका माइनस ले लीजिए, -1 प्लस क्या है +1 तक चला जाएगा। तो -1 0 और 1 ये आ गए हमारे n, जो मैंने आपको बताया था कि -L से +L तक जाता है। तो ये टोटल कितने हैं 1 2 3, तो इसमें 3 बॉक्सेस बनेंगे। 3 बॉक्सेस बनेंगे और उनका आगे आएगा 2 क्योंकि हमारा जो शेल नंबर है n से डिफाइन होता है और शेल नंबर क्या है हमारा 2। ठीक है, इसी तरह से तीसरे में आ जाइए। तीसरा है शेल नंबर हमारा, तो यहाँ पे L जो है वो 3 है, 1 0 1 2 0। यहाँ पे भी इसी केस में 3 ऐसा आएगा क्योंकि हमारा जो शेल नंबर है वो है 3। बॉक्स जो है वो एक ही आएगा इन सबकी तरह, इसकी तरह और इनका सबका बॉक्स सेम है, पर इनका शेल नंबर जो है उससे इनका बॉक्स का नंबर डिफाइंड होता है, मतलब इनके सबसेल का नंबर डिफाइंड होता है। ठीक है, दूसरा है p में भी ऐसी होगा यहाँ वाले की तरह कि -1 0 1 m की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे जब बात आ गई नया d, इसमें एक d भी जुड़ गया 2। ठीक है, l है 2 उसका नाम है d और n है 3। ठीक है, उसके इसमें तो हमारा m क्या होगा -L से लेके +L तक, तो माइनस है -2 -1 0 1 2। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्सेस बनेंगे। उसका नाम पड़ जाएगा 3D क्योंकि शेल नंबर है 3 और बात किसकी हो रही है d की, तो यहाँ पे शेल नंबर पड़ जाएगा 3D। और कितने में बट रही है वो शेल नंबर, उसके सबसेल कितने हैं 5 -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो ये 5 बात कैसे पढ़ते हैं सब आपको पता चल गया। आप देख लेते हैं फोर्थ, इसमें हमारा L क्या आ रहा है 0 1 2 3, इसमें सारे आ रहे हैं SP D F इन सबके नाम है। ठीक है, 0 वाले का मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें कोई भी होती नहीं है सबसेल, ये अकेली होती है, पर यहाँ पे 4 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसका जो शेल नंबर है वो है 4। अब बात करते हैं p वाले की, उसमें m है -1 0 1, ये 3 है, इसलिए यहाँ पे जो हमारी सबसेल है जो हमारी शेल है वो भी 3 सबसेल में बढ़ चुकी है। 4p वाले में एक ये 3 बढ़ चुके हैं। अब 4 में और देखते हैं d वाले में 2 वाले में L जो है जब 2 है तो हमारा जो d बन रहा है तो -2 -1 0 1 और 2, यहाँ पे 5 है, ऊपर वाले की तरह 3D था, यहाँ पे 4D है। 4D क्यों है क्योंकि यहाँ पे शेल नंबर चेंज हो रहे हैं, यहाँ 3 था यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे सेम टू सेम है, बस यहाँ पे अब क्या चेंज हुआ है यहाँ पे F पड़ गया है। F में हमारा जो L है वो है 3, तो M क्या होगा -3 -2 -1 0 1 2 3। यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हो गए। तो यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं वो भी 7 बनेंगे और ये शेल नंबर है 4, यहाँ पे बनेगा 4F क्योंकि इसका नाम है F, शेल नंबर है 4, डब्बे बन रहे 7 क्योंकि हमारा जो M है वो भी हमारे हैं 7। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n=3। n क्या होता है, n होता है सबसेल होता है, n क्या होता है सबसेल और शेल नंबर। शेल नंबर भी n ही होता है, जितने सबसेल होते हैं एक शेल में वो भी n ही होता है। तो यहाँ पे हमसे सीधा पूछा है कि n=3 में सबसेल और ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो सबसेल कितने हैं 3, क्योंकि जब n ही 3 है तो हमारे सबसेल भी 3 होते हैं। जितने नंबर ऑफ n होते हैं उतने ही हमारे होते हैं सबसेल किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर। तो जब हमारा n=3 है, मैंने आपको बना के दिखाया, तो L क्या होगा 0 1 2, 0 क्या होगा S, 1 होगा P, 2 होगा D। ठीक है, इस तरह से M भी बना के दिखा रखा है मैंने आपको, -L से लेके +L तक M होगा 0 वाले केस में, L के 1 वाले केस में M होगा -1 0 और 1, इसमें 3 बन रहे हैं M, तो हमारा क्या होगा 3 होंगे हमारे ऑर्बिटल्स। ठीक है,
3 होंगे ऑर्बिटल्स और 2 × d, ठीक है। 2 वाले केस में जो जिसका नाम है d, वहां पे हमारा बन रहा है -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बन रहे हैं हमारे ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आते हैं, 3 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, 3 1 4 4 और 5 9, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 9। ये जो टोटल बॉक्सेस में डिवाइड होते हैं नहीं कहते हैं हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यही है हमारे ऑर्बिटल। तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे वही होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन आ सबसेल, ये जो होते हैं ये होती है हमारी सबसेल। ये जो बॉक्स बन रहे हैं 3D 3P 3S, ये होते हैं हमारे सबसेल। इनके अंदर जो बॉक्स होते हैं उन्हें कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन आ सबसेल, ठीक है। एक सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो सबसेल के अंदर ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला ये रहा 2l+1। उस सबसेल का नाम क्या है, 2 है, 1 है कि 0 है, उस सबसेल का नाम देखिए और उसमें 2l+1 का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप बिना ये सब जो मैंने बताया चार्ट बनाया बता सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होंगे एक ऑर्बिटल के अंदर, और टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे एक सेल के अंदर। ये सेल है, इसके अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे वो भी आप एक फॉर्मूले से बता सकते हैं, जो फॉर्मूला है n²। इससे आप बता सकते हैं कि एक सेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने होंगे और एक सबसेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे वो आप बता सकते हैं इस फॉर्मूले से 2l+1 से, ठीक है। और इस सेल नंबर जो होता है वो n होता है, ठीक है। n जितना होता है उतना ही सेल नंबर होता है, उतने ही सबसेल होते हैं हमारे किसी भी सेल के अंदर जितने हमारा n होता है, ठीक। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ये s से डिनोट करे जाते हैं, ये होते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन रोटेट अबाउट से नॉन एक्सिस, इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, तो वो +1/2 करता है तो वो होता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करता है तो वो होता है -1/2। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हमें कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे इसे लगाने के लिए, पोली एक्सक्लूशन, अबोस प्रिंसिपल, हंड रूल, इस तरह के रूल लगाने के बाद हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, इसको समझेंगे और बाकी जो हमने अब तक पहले क्वांटम नंबर पढ़े उनका भी हम यूज करेंगे इसके साथ। तो अभी तक आपको इसके बारे में इतना ही जान लेना है कि इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करते हैं उनके बारे में बताता है कि क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन नॉट हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। एक एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते हैं जिनके पास चारों के चारों क्वांटम नंबर बिल्कुल सेम हो, ऐसे हमारे नहीं हो सकते हैं क्वांटम, ऐसे नहीं हो सकते कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जिनके पास सेम टू सेम हमारे चारों के चारों क्वांटम नंबर का जो सेट है वो सेम हो। मान लेते हैं हमने n लिया 1, l आ गया 0, किसी का m आ गया 0, ये तीनों तक किसी का सेम हो भी सकता है, लेकिन s जो है वो हर किसी का डिफरेंट होता है, ठीक है। s क्योंकि 2 होते हैं, एक तो +½ एक -½ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई 2 इलेक्ट्रॉन आपस में हो उनके पास +½ ही आ जाए। देखिए जैसे बताए थे कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, ये एक ऑर्बिटल, तो इसके अंदर कोई भी 2 अलग स्पिन के इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो ठीक है, जब अलग स्पिन के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो स्पिन नंबर तो हमारा चेंज हो ही जाएगा, +½ हो जाएगा किसी का या फिर चेंज होकर -½ हो जाएगा। +½ तो कभी आ ही नहीं सकता, वरना तो पोली का जो प्रिंसिपल है यही गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा क्या था, बेसिकली एक ऑर्बिट लीजिए, जो जैसे देखिए यहाँ पे एक ऑर्बिट होता है, ये जो 3 है ये ऑर्बिट है, इस तरह से आप कोई भी एक ऑर्बिट लीजिए, उस ऑर्बिट में आपके केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं अपोजिट स्पिन के, एक ऊपर वाली स्पिन का, मतलब एक क्लॉकवाइज जो घूम रहा होगा, एक क्लॉकवाइज वाला और एक एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो 2 ही तरह के इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज वाला एक एंटी क्लॉकवाइज वाला। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला नहीं जा सकता, अलग अलग ही जाएंगे, या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, अपोजिट स्पिन के ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सेम स्पिन के जा सकते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स है इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के जाएंगे। अपोजिट स्पिन मतलब जो दो अलग डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था स्पिन क्वांटम नंबर, जो अपने अलग 2 डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे, उनमें से जो अलग अलग डायरेक्शन वाले 2 होंगे वही जा सकते हैं, ना सेम डायरेक्शन वाले जा सकते हैं, ना 2 से ज्यादा जा सकते हैं। ये हम सबसे पूछ लिया है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड सेल, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो है ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है और n-1 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है l। तो ये जो मैंने आपको बताया इनइक्वालिटी की इक्वेशन, ये आपको हमेशा याद रखनी है कि l जो है वो 0 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है और n-1 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। हमें पूछा है इसने फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n=2, n=2 है, मतलब हमारा जो सेल नंबर है वो 2 है, तो हमें बताओ कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने क्या करा, आपने इसी तरह की पहले वाली टेबल बनाई, हमने रखा n=2 है,
n इक्वल टू 2 है तो l तो 2 होंगे, 0 और 1, 0 होता है s वाली, 1 होता है p वाली, ठीक है। m के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माइनस l से लेके प्लस l तक जाता है m, तो इस 0 वाले में तो 0 होता है, इसमें एक ही हमारी बनेगी ऑर्बिटल, तो उस एक ऑर्बिटल में हमने कहा था कि 2 ही जा सकते हैं पॉजिटिव स्पिन वाले, अब पॉजिटिव स्पिन वाले 2 रख दिए, हमारा ऑर्बिटल का नाम क्या है 2s। ऐसे आप नीचे आइए, l जब 1 है उसको कहते हैं p, ठीक है, उसको कहते हैं p और हमारा सेल नंबर है p, तो इसका नाम तो पड़ेगा 2p। यहाँ पे m क्या होगा, माइनस l से प्लस l तक जाना है, l क्या है 1, -1, 0 और 1, यहाँ तक आप चले गए, m के आपके यहाँ तक 3 m आ गए, यहाँ तक आप 3 m आ गए। तो इसी जो हमारी शेल है, ये जो सब शेल है, इसमें हमारे 3 ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ m है, m कितने आए हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं वो आए हमारे 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इस सब शेल के अंदर भी आएंगे 3, और जब 3 आ गए हमारे ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 आ सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 6, ऊपर 6 और 2 मिला के टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जब आपका n जो है वो 2 होगा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जब आपका n होगा वो 2 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का किसी भी सेल में फॉर्मूला भी है 2n², इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस फॉर्मूले को सीधा सीधा याद करके एमसीक्यू में आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। अब मैं सारे फॉर्मूले मैंने अब तक के आपको बताए हैं, इन सबको मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे करेंगे क्वेश्चंस। देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फोर्थ सेल। आपको फोर्थ सेल दिया, मतलब आपको n दिया है कि आपका जो सेल नंबर है वो है 4। अब आपसे ये पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए फोर्थ सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप चाहें तो एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल का एक फॉर्मूला होता है 2n², चाहे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, या फिर आप पूरा बड़ा वाला मेथड लगाइए, n लिखिए, इस तरह का पूरा मेथड लगा के निकालिए, आपके तब भी निकल जाएंगे। मैं आपको फॉर्मूले से निकाल के दिखा रहा हूँ, 2 इंटू सीधा आंसर 4, यहाँ पे n नंबर रख देंगे तो यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन है पूरे हमारे फोर्थ सेल में। अब आप चाहें तो एक क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे करके दिखा दूंगा NLM, फिर बाकी को क्वेश्चन मैं आपको सीधे फॉर्मूले की हेल्प से बताऊंगा। ये हमने बना के दिखा दिया है NLM का पूरा, देखिए यहाँ पे एक सेल नंबर भर दिया, टोटल आप काउंट करके देख लिए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम देख लेते हैं पूरे हमारे सेल ऑर्बिटल्स कितने हैं, उसको डबल कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारे हैं हमारे ऑर्बिटल्स, तो एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं, तो टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए 32। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n2 है, m0 है, s है, +-1 2, मतलब दोनों अपोजिट तरह के हमारे इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो n हमने लिख लिया 2, 0 और 1, m होगा 0 -1 0 और 1 इस केस में, लेकिन हमें इस वाले की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमें सीधे सीधे दे दिया है m0 वाले की बात कर रहे हैं, m0 वाले की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया 2s की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये बनेगा एक ऑर्बिटल, इसमें हमारे 2 स्पिन के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसने हमसे पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका जो सेल नंबर है वो होगा 2, जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो होगा 0, और स्पिन नंबर होंगे 2 +-2 +-½ ठीक है। तो +-½ दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, m0 आ रहा है, n2 आ रहा है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि जिनका n2 है, m0 है और +-½ है। और क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन दिया है, उसमें हमसे पूछा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिसमें हमारा n जो सेल नंबर है वो 3, और जो स्पिन नंबर है वो होगा -1/2। -1/2 होता है वो जो नीचे की तरफ होता है ना ऐसे, उसका होता है -1/2, ठीक है। तो ऐसे हमें बताने हैं जिसका होगा सेल नंबर 3 और स्पिन नंबर होगा -1/2। सेल नंबर 3 है, बाकी सबको भूल जाइए, सीधे चलते हैं एस पे। उस पर देखिए जो नीचे की तरफ ऐसे हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 हो गए हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 9 हो गए हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब गॉस प्रिंसिपल को हम बताने वाले हैं, ये होता है n+l रूल, इसका नाम ही n+l रूल है दूसरा, ठीक है। पहला है, इसमें पहली पॉइंट ये क्या बताता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है ये, कि दूसरा है इलेक्ट्रॉन पे सबसे पहले ऑक्यूपाई करेंगे, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऑक्यूपाई करेंगे। तीसरा है जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी तो वो होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स, एनर्जी जैसे इंक्रीज होगी ऑर्बिटल्स में तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी लेवल पे, फिर बढ़ते बढ़ते एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। दूसरा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि L 0 1 2 3 होते हैं, तो उनका नाम क्या होता है, S P D, F का नाम क्या होता है 0 P 0, S का होता है 0, P का होता है 1 और D का होता है 2, F का होता है 3, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ ऑर्बिटल्स के हम नाम करने वाले हैं। पहला ऑर्बिटल है 1s, ठीक है, 1 का S, ठीक, तो 1 है प्लस
n प्लस एल रूल क्या कहता है, इनके n और l को जोड़ दो ऑर्बिटल्स के, तो इनका n क्या है 1, जो स्टार्टिंग में लिखे हैं सबके वो है n, और इनका l क्या है जो पीछे लिखे हैं उनकी वैल्यू s है इनका l, और s की वैल्यू है 0, ठीक है। तो n प्लस l जो जोड़ेंगे 1s है, 1 का n तो है 1, s है 0, तो यहाँ टोटल क्या हो गया 0 प्लस 1 हो गया। 2s में क्या होगा 2 होगा, क्योंकि s तो है 0। 2p में क्या होगा, p होता है 1, n है 2, 2 प्लस 1 3 होगा, ठीक है। 3s में क्या होगा, s होता है 0, तो ये होगा 3, ठीक है। 3 प्लस 0 3। 3p में क्या होता है, p होता है 1 और 3 है n, तो ये हो गया 4। 3d में क्या होता है, d होता है 2 और यहाँ पे है 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, ठीक है। 4s में क्या होता है, s0 वो होता है 4, ठीक। 4p में p1 होता है 4 होता है, 4 प्लस 1 5, 4d में d2 होता है और 4 हो गया, 2 प्लस 4 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहे हैं, 1 2, इन दोनों का अलग अलग है, 1 के बाद 2 आ रहा है, और ये जो 2 3 आ रहे हैं इनके बीच में हम क्या करते हैं, जब हमारे ऐसे तो एनर्जी लेवल n प्लस एल रूल जब हम करते हैं, तो जब दो कोई सेम आ जाते हैं तो n की बात मैक्सिमम होती है, तो सेम नहीं हो सकते, तो उनकी n जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पे होती है। देखिए जैसे यहाँ पे 2 के सेम आ रहे हैं 2s और 3p, तो इनका n किसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पे है, 2p का। n मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मतलब n जिसका कम होगा वो आएगा हमारा पहले, n जिसका कम होगा वो आएगा हमारा पहले। तो यहाँ पे n की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है जब हमारे जो n प्लस एल रूल है वो फेल हो जाता है, मतलब n प्लस एल रूल में किसी 2 का सेम आ जाता है। देखिए जैसे 2p और 3s का सेम आ गया है n प्लस एल रूल में 3 और 3, तो हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी रखनी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी रखनी है, n की। n जिसका कम है इन दोनों में से उसको पहले ले लेंगे, मतलब पहले हो गया 1 2 1s 2s, अब पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा हमारा 2p, क्योंकि इसका n जो है वो कम है, 1s 2s 2p 3s, ठीक है। एनर्जी ऐसे बढ़ती ही जा रही है, सबसे कम है 1s की, सबसे ज्यादा है 4d की, तो एनर्जी है वैसे बढ़ती हुई जा रही है, जो मैंने आपको यहाँ पे चीज समझाई है कि वो समझाने का तरीका क्या है। पहले मैं इसे सारे को लिख लेते हैं 1s 2s 2p, तो जितनी जिसके अंदर होती है, फिर क्या करते हैं ऐसे ऐसे लाइन बना देते हैं और ऐसे वैसे ऐसे पढ़ते हैं, पहले 1s जाएंगे इधर से इधर की तरफ जाएंगे, फिर पहले पीछे जाएंगे, पीछे से आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, फिर आगे से फिर पीछे जाएंगे, इस तरह से ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, उस 4s के बाद 3d 4p 5s, इस तरह से पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे करके ये बनता है। उसका अपोज प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन भी होता है, वो क्या है, H एटम He प्लस एटम और Li मतलब लिथियम के Li3 प्लस, इस तरह के जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, उन पे अपोज प्रिंसिपल नहीं लगता है। दूसरा एनर्जी जो है अपोज प्रिंसिपल ने बताई थी कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n के, और कई केस में ऐसा नहीं होता है कि n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, कई केस में ऐसा होता है कि एनर्जी बढ़ रही है तो n कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपोज प्रिंसिपल के ये हमारे जो लिमिटेशंस हैं। देखिए हंड्स रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, एक सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड जब ही होंगे जब सारे जो ऑर्बिटल्स है एक सबसेल के वो फिल्ड हो जाएंगे, हाफ फिल्ड हो जाएंगे एक स्पिन से, एक पैरेलल स्पिन से जब सारे ऑर्बिटल्स एक सबसेल के फिल्ड हो जाएंगे, तो हाफ फिल्ड हो जाएंगे जब ही होंगे, जब ही हमारे जो पेयर बन पाएगा, जो 2 पेयर बनते हैं पॉजिटिव स्पिन के वो जब ही बन पाएंगे जब हमारे जो सारी हमारे ऑर्बिटल्स है वो हाफ फिल हो जाएंगे हर सबसेल के, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन, अब मैं आपको करनी सिखा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन ले लिया हमने एग्जांपल, इसका एटॉमिक नंबर है हमारा Z, ठीक है, एटॉमिक नंबर है Z, और आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपने 9th 10th में पढ़ा था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है जब इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है एटम, उतने ही होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 7, तो हमें भरने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1s 2s 2p, तो टोटल इनमें बॉक्स कितने होते हैं, इसमें होता है 1 बॉक्स, इसमें होते हैं 3 बॉक्स, इसमें भी 1 बॉक्स होता है, इसमें भी 1 बॉक्स होता है, और इसमें होते हैं 3 बॉक्स, ठीक है। तो पहले बॉक्स बना लेते हैं इनके, 2s का भी बना लिया, 2p का ये रहा, उसमें 3 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। तो अब इसने कहा क्या है, हंड्स रूल का मतलब क्या है, 7 है कोई बात नहीं, आप पहले एक काम कीजिए, कोई भी एक स्पिन पकड़ लीजिए, या तो ऊपर वाली पकड़ लीजिए नीचे वाली। मैंने ऊपर वाली एक स्पिन ली, इस तरह की स्पिन से, सेम स्पिन से पहले सारे में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए सेम स्पिन का, जगह बची, फिर अगर जगह बची तो यहाँ पे भी आपको करना है, यहाँ पे आपने कर दिया। अब आपके कितने हो गए टोटल, 2 तो 4 4 3 7, अब आपके 7 हो गए, लेकिन ये भी हाफ फिल्ड है, ठीक है। तो ये कहता है हमारा हंड्स रूल, पहले पूरे को एक से भरिए,
ऐसा नहीं है कि आप 4D तक लिखते चले जाए, पहले एक एक से भरेंगे, नहीं, पहले दिमाग लगा लीजिए कि जो 7 आ रहे हैं तो 7 हमारे इतने के अंदर आ सकते हैं। अगर हम डबल भी करके लिखे, डबल करके लिखे तो हमें 4 इसके अंदर आते, तब भी हमें 2p की जरूरत पड़ती। अब हमने 2p बना लिया तो उसमें पहले सेम स्पिन के भरेंगे, ऐसा ना करके आप पहले ऐसे वाली स्पिन के भी सारे भर सकते थे, फिर जाके ये 2 जो है वो इसमें ऐसे भर सकते थे। बताने जा रहा हूँ, एटम बताए, एटम सारे एटम की नहीं बताऊंगा पर कुछ एटम की आपको करके बता दूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले करने जा रहे हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो सबसे पहली सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, पूरा नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए या फिर और करके ऐसे लिख दीजिए। तो 2 तरह की स्पिन में कोई सा भी बन सकता है। तो हाइड्रोजन हो गया इस तरह का। आपको अगर ये सब ना लिखना हो, आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1s1, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा देख लीजिए हीलियम का, हीलियम का Z कितना होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1s2, मतलब S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है, एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। S होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है S के अंदर, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 1s2 लिख दिया। अब ये भर गया। अब इसमें से नेक्स्ट एटम देख लिया है, तीसरा एटम है लिथियम, उसमें हमारा आ गया Z जो है वो हो गया हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ पे S तो पूरा भर चुका है। अब S के आगे अगली जो सेल थी 1s 2s, 1s के बाद जो 2s आती है S में, पहले वाले S को तो पूरा भर दीजिए, लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बचे 1 इलेक्ट्रॉन, वो भर दीजिए 2s वाले में। अब 4th वाला देखिए, बिना आप बनाए बता रहे, बिना आप ऑर्बिटल बनाए बता रहे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसे कहते हैं असली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर तरफ आप बॉक्स नहीं बना सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम का, ठीक है। अभी देखिए 1s2 2s2 पूरा भर गया, 1s2 2s2, ठीक है। यहाँ पे एक पहले भरे 1s2 वाले में, फिर जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो भर दिए 2s2 वाले में। अब देखिए 2s2 वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब देखते हैं बोरोन, इसका Z है 5, इसका एटॉमिक नंबर है 5, ठीक है। 1s 2s 1s2 2s2 2p6, तो इसमें 3 बनेगी शायद, 1s2 2s और 2p, ठीक है। बोरोन ने क्या करा, पहले अपने सारे एटम मैं भरूंगा, 2 एटम मैंने भर दिए इसमें अपने, ठीक है, 2 एटम मैंने भर दिए इसमें अपने, ठीक, 1s2 2s2 4 हो गए, एक बचा, वो एक भर दिया इसमें। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो यहाँ पे कितने हो गए 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। तो टोटल हो गए 6, ये पूरा भर गया, ये पूरा भर गया, इसमें 2 भर गए, अभी भी 4 बचे हैं p के अंदर, तो अभी भी लिख सकते हैं। तो 7 किसका होता है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का। तो मैं Z ना लिख के सीधे जब इनके एटॉमिक नंबर यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, इन्हें मैं यहाँ पे Z की हेडिंग दे रहा हूँ, तो क्या एटॉमिक नंबर लिखने में यहाँ पे अब जगह स्पेस घेरने लगा है, ठीक है। तो 7 देखिए नाइट्रोजन के क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, ठीक है, S पूरा कर दिया, 2s2 पूरा कर दिया और 2p में 3 भर दिया। एक्सेप्शन आते हैं वहां पे, मैं इसके एक्सेप्शन आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। वो एक्सेप्शन क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। 2 एक्सेप्शन है, एक तो क्रोमियम है, एक है आपका आयरन। इनका एटॉमिक नंबर क्या है 24 और 26। अब इनकी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इसमें क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में पहले क्या पढ़ते हैं, जो चीज हमें रियलिटी लगती है, दूसरा क्या पढ़ते हैं, जो चीज असल में रियलिटी है। तो देखिए क्रोमियम के हमें क्या लग रही है 24 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, तरह से हमें लग रही है, ठीक है। क्रोमियम की देखिए ये हमें लगती है कि ऐसी होनी चाहिए 1s2 2s2 2p6। तो बारी बारी से हम जैसे हमारे सेल नंबर इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से हैं वो हम बढ़ते गए, तो हमने यहाँ तक बढ़ दिया 3d4 तक, ठीक है। लेकिन जो ये है ये हमारी गलत है। सही क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी Fe को छोड़ दीजिए, पहले आप क्रोमियम का सीख लीजिए। जो क्रोमियम की सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक सब ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज करनी है कि यहां से एक 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के पहले 3d5 में दे दीजिए। तो 3d5 हो गया 3d5 4s1। अब एंड में भरा गया है 4s, तो उसमें हो गया 4s1, पहले भर दिया हमने, इस बार 3d5। अब आप कह रहे हैं एनर्जी के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हमारा हाफ स्टेबल नहीं हो रहा। अगर हम किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर करके हाफ स्टेबल बना सके ऑर्बिट को, मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी में, एस में 2 हो सकते हैं, तो
एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे हमने भर दिया 1। अगर ये पीछे की हाफ फील्ड भी है तब भी ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो सकती है। अगर ये हाफ फील्ड नहीं है, देखिए हाफ फील्ड होने में यहाँ पे भी 1 बचा था और यहाँ पे हाफ फील्ड होने, अगर यहाँ से निकल जाता तब भी ये हाफ फील्ड हो जाता। तो हाफ फील्ड जो है हमारी जो सेल होती है, हाफ फील्ड जो हमारी सब सेल होती हैं वो भी स्टेबल हो सकती हैं। इसलिए अगर कहीं हमारा ऐसा हाफ फील्ड बन रहा हो तो हम इलेक्ट्रॉन इसमें 1 देके, अगर दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है 1 वो भी अगर हाफ फील्ड बन जाए और जिसमें जा रहा है वो भी अगर हाफ फील्ड बन जाए तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारा Fe में होता है, इस तरह से हमारा क्रोमियम में होता है। और भी आइटम्स आगे आएंगे उनमें भी इस तरह से होता है कि एक इलेक्ट्रॉन देके हमारा हाफ फील्ड बन सकता है, तो हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी स्टेबल होता है। यहाँ पे हाफ फील्ड क्या बन गया 3d5 4s1, 4s में 2 आने चाहिए थे, s में 2 आने चाहिए थे, तो 1 आ गया, वो हो गया हाफ फील्ड। d में 10 आने चाहिए थे, 5 आ गए हाफ फील्ड, ठीक है, 5 आ गए हाफ फील्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया अलग अलग स्पिन के। तो इसी तरह से आपके Fe में मिल जाएगा। क्रोमियम में देखिए जैसे आपके हाफ फील्ड हो जाते हैं, तो ये है आपकी सही। और सही ऐसी क्यों है, एक्सेप्शन का मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल होती हैं। ये चैप्टर और ये लेक्चर आज कहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो न्यूमेरिकल टाइप होंगे, न्यूमेरिकल टाइप एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।